जो है वह सह संयोजक ठोस है, ठीक ना। देखिए आयनिक ठोस में क्या बताया कि अवयवी कण आयन होंगे। सह संयोजक ठोस में अवयवी कण अधातु परमाणु होंगे। कैसे परमाणु? अधातु परमाणु होंगे, ठीक है। चलिए अब फिर जो होंगे जो आणविक ठोस, उसमें अवयवी कण अणु होंगे या अक्रिय गैस होंगे, है ना। और जो होगा हमारा धातुई ठोस, तो उसमें धातु परमाणु हो गया अवयवी कण। अवयवी कण क्या होंगे? धातु परमाणु होंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए कि हीरा कैसा ठोस है? सहसंयोजक ठोस ना। ग्रेफाइट कैसा ठोस है? ठीक है। और सोडियम क्लोराइड आयनिक ठोस, और सोना चांदी धातुई ठोस, और शुष्क बर्फ आणविक ठोस, है ना। तो ऐसे करके बता देना है। चलिए अब जैसे जब ठोस का निर्माण होता है, जब ठोस का निर्माण होता है तो निर्माण कैसे होगा? घर का निर्माण छोटे छोटे ईंटों से हुआ है कि नहीं? और इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है ना, बड़े बड़े 100 मंजिला इमारत खड़ा हो जाता है कि नहीं जी? तो जो एक इकाई है, इकाई, ठीक है ना। तो जिस इकाई के द्वारा, वह सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा ठोस के क्रिस्टल का निर्माण होता है, यानी ठोस का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते? यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ एकक कोष्ठिका याद रखना है, यूनिट एकक कोष्ठिका। क्या याद रखना है? तो बताइए यहाँ पर किसको कहेंगे एकक कोष्ठिका? ये अल्लाह, मैंने बोला समझिए कि जिस छोटी इकाई, माने एकक कोष्ठिका सबसे छोटी इकाई है, तो जिस सबसे छोटी इकाई के द्वारा, इकाई के द्वारा क्रिस्टल का निर्माण होता है, यानी ठोस क्रिस्टल का निर्माण होता है, धातु का निर्माण होता है, ठीक है, ठोस का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। या एकदम सिंपल भाषा में कि ठोस के क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं। याद हुआ? आए तो तोरा याद करला बतावी थी हो कि समझेला बतावी थी हो? तो तू याद हो गई, समझ गए? आए तो ठोस के या क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं। बस इतने याद रखना है ना। चलिए आगे। अब यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल, तो हम लोग को पढ़ना है घनीय यूनिट सेल के बारे में, ठीक है जी। घनीय यूनिट सेल के बारे में, बाकी नहीं पढ़ना है, ठीक ना। जैसे यूनिट सेल का एक पैरामीटर है। पैरामीटर में क्या है भाई कि इसका 3 गो भुजा है और 3 गो कोण होगा, एंगल। अरे 3 गो एंगल होगा ना जी। अगर मान लो ये अल्फा है, यह बीटा है और यह गामा है, और 3 गो भुजा है, तो 3 गो भुजा और 3 गो कोण, ये 6 पैरामीटर है। पैरामीटर माने माप के लिए कुछ न कुछ तो हम लोग आधार तय करते हैं। जैसे बोलते हैं कि भाई फलनवा जो है सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रही है, वो स्मार्ट लग रहा है, तो आपका क्या पैरामीटर है नापने का? तो त्वचा का रंग ये पैरामीटर है, नाक मुंह का साइज ये पैरामीटर आपका है, बॉडी का हाइट ये आपका पैरामीटर है ना। तो पैरामीटर जो है वो हमारा मापने का आधार होता है। तो ये 3 क्या है कि 3 कोण और 3 भुजा, ये क्या है? पैरामीटर है। यहाँ से लंबाई कुछ है, यहाँ से लंबाई कुछ है, यहाँ तक लंबाई कुछ है। तो भाई अल्फा बीटा
गामा कोण और ए बी सी भुजा की लंबाई। तो इस पैरामीटर के आधार पर यह यूनिट सेल को 7 प्रकार में बांट दिया गया। तब पूछेगा यूनिट सेल के प्रकार के होता है? 7 प्रकार के। यानी यही कहा गया क्रिस्टलीय तंत्र, है ना? क्रिस्टलीय तंत्र के प्रकार के 7 प्रकार के होता है, ठीक है ना? तो यही पैरामीटर से तय हुआ। इस पैरामीटर के आधार पर टोटल क्रिस्टलीय तंत्र के प्रकार के तो 7 प्रकार के है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। लेकिन हमें जो पढ़ना है अपना 12th के सिलेबस में, तो हमें सिर्फ पढ़ना है घनीय यूनिट सेल, ठीक है? घनीय एकक कोष्ठिका, बस इतना ही के बारे में पढ़ना है, ठीक ना? घनीय एकक कोष्ठिका, बस इतना ही के बारे में पढ़ना है। क्लियर? चलिए, तो घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होगा कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा के डिग्री 90 डिग्री आ तीनों भुजा बराबर ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है? तो ए बराबर घन में कुछ तीनों भुजा बराबर है ना जी, आ तीनों कोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। यही हुआ हमारा घनीय एकक कोष्ठिका, यही पढ़ना है। तो अगर क्रिस्टलीय तंत्र पूछता है के प्रकार के, तो 7 प्रकार के। और एक पूछेगा ब्रेवस जालक, है ना? वो अलग चीज है ना? वो 14 प्रकार के, वो अलग चीज है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में याद रख लेना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब यूनिट सेल के बारे में जानेंगे कि हमारा जो यूनिट सेल है ना, उसमें परमाणु जो है कहाँ कहाँ रहेगा, यूनिट सेल कहाँ कहाँ रहेगा, इस आधार पर, है ना? तो एक हुआ हम लोग का आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका, ठीक है? तो आद्य एकक कोष्ठिका में क्या होगा कि जो परमाणु है वह जो है भैया यूनिट सेल के कहाँ होगा? 8 शीर्षों पर। जानते हैं घन में क्या होता है? 8 शीर्ष होता है ना, 6 सतह होता है। तो आद्य एकक कोष्ठिका यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका पूरा नाम है। तो ऐसे बोलेंगे आद्य एकक कोष्ठिका, या घनीय जोड़ा हुआ रहेगा। तो आद्य एकक कोष्ठिका में आप बताइए कि कहाँ परमाणु होते हैं? 8 शीर्षों पर ना। परमाणु या आयन कहेगा, परमाणु या आयन कहाँ होंगे? हेलो रमेश, शीर्षों पर। अब रहता है एगो FCC यूनिट सेल, यूनिट यानी F माने सरफेस से फेस, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक, तो बताइए कि घन में कई गो फलक होता है? 6 गो। अरे सतह हो बुआ, फलक माने सतह, तो घन में कई गो सतह हुआ? 6 ना। तब बताइए इसमें क्या होगा कि देखिए 8 जो है केंद्र पर, 8 केंद्र पर, 8 केंद्र पर, यहाँ पर तो ये होवे करेगा, एकदम ये अनिवार्य है। और उसके अलावे 6 सतहों पर भी परमाणु रहता है। ये 2 गो लिखे, एगो आगे वाला को पीछे वाला सतह, है ना? तो जब 8 शीर्षों के अलावा 6 सतहों पर भी परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, तब उसे क्या नाम देंगे? FCC यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, याद रहेगा?
पक्का? अब देखिए, अब रहेगा यहां पर एक रहेगा बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है ना? यानी बी माने बॉडी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी बॉडी माने हुआ वस्तु, अब बॉडी सेंटर्ड यानी बॉडी के अंदर, ठीक ना? तो इसमें क्या होगा चला, ठीक है? चलिए, इसमें होगा कि आठों शीर्षों पर तो रहना ही रहना है, ये रहेगा ही रहेगा, और एक जो है यूनिट सेल के एकदम अंदर, एकदम अंदर केंद्र में, जैसे ये हॉल बना हुआ है और ये हॉल के अंदर कोना 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 पर हो गया, एक हॉल के अंदर माने अंदर रहेगा, ठीक है? तब वो क्या कहलाएगा? बीसीसी यूनिट सेल। तो अगर परिभाषा देना होगा कि बताओ बीसीसी यूनिट सेल किसे कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? हाँ, जब यूनिट सेल के आठों शीर्षों के अलावा अंतः केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित हो, हाँ, उसे बीसीसी यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर? उसे हम बीसीसी यूनिट सेल कहते हैं। कोई दिक्कत? एफसीसी यूनिट सेल किसे कहेंगे? आठों शीर्षों के अलावा 6 सतहों पर भी परमाणु उपस्थित हो ना। और आद्य एक कोष्ठिका या सरल एक कोष्ठिका किसे कहेंगे? सिर्फ आठों शीर्षों पर परमाणु आयन उपस्थित हो, ठीक है? अरे उसको रखो ना जी, कल ही ना मना किए हैं। घरे से पढ़ के आना, अभी याद करो, उसको रखो ना, घरे पढ़ना, अभी सुन लो, याद कर लो, ठीक है? नहीं, 2 नाव के सवारी जो होता है ना, वो समझ रहा है। 2 नाव के सवारी वाला आदमी जो होता है उसका क्या गति होता है, न इधर के रहेगा, न घर के रहेगा, न घाट के रहेगा। इसीलिए एक समय में एक काम करे के प्रयास करो और वही काम परफेक्ट करो, ठीक है? चलिए आगे देखिए। अब रह गई बात परमाणुओं की संख्या, कि किस यूनिट सेल में कितना परमाणु रहेगा, है ना? तो देखिए भाई, ये हो गया हम लोग का परमाणु, है ना जी? बोलिए, ये परमाणु है, ये यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल के कोना पर, शीर्ष पर परमाणु है ना? तो ज्यामिति कहता है कि एक यूनिट सेल जो घन वाला है वो क्रिस्टल में 7 और यूनिट सेल से घिरा हुआ रहता है। 7 और यूनिट सेल से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यह कॉपी है, ऐसा, तो अगर यहाँ परमाणु कोना पर ही परमाणु है तो परमाणु ही है, तो पूरा के पूरा परमाणु यूनिट सेल के अंदर नहीं है। ये परमाणु कोना पर है, शीर्ष पर है, तो इसके बगल में दूसरा आवेगा, दूसरा इसके बगल में आवेगा दूसरा, तो इसके बगल में क्या गो? 2 गो, 3 गो, 4 गो, और 4 गो फिर ऊपर से ढक लेगा ना। तो एक परमाणु 8 भागों में बंट जाएगा। समझ रहे हो बात? एक परमाणु है तब पूरा के पूरा, जो एक बेंच पर तुम बैठे हो, तो क्या एक बेंच पर तुम अकेले बैठे हो? नहीं, एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं, कहीं 2 विद्यार्थी बैठे हैं, है कि नहीं? तो भैया बताइए, एक बेंच का बंटवारा 3 भागों में हुआ, 2 लोगों में हुआ, 2 भागों में हुआ। तो ये जो परमाणु यहाँ कोना पर रहेगा, ये परमाणु पूरा यूनिट सेल के अंदर नहीं है, बल्कि यह जो परमाणु है वह 8 यूनिट सेल में बंट गया, ठीक ना? अब एक सतह पर वाला परमाणु, मान लीजिए सतह पर परमाणु है, तो
तो इस सतह पर कोई और सतह आवेगा ना जी, तो सतह इसको ढक लेगा। तो एक परमाणु के भाग में बटा, बात तेरी के गधा है कहा। अरे एक परमाणु को दूसरा ढक लिया तो 2 भाग में बटेगा कि 6 भाग में बटेगा? माने एक परमाणु एक पर एक आगे ढक लिया तो 6 भाग हो गया। कॉमन सेंस नहीं है इसका मतलब। ये 2 भाग में बटा एक परमाणु, सतह वाला परमाणु के भाग में बटा, 2 भाग में बटा। क्योंकि एक सतह एक वस्तु है, अब तो यादें हो गया तो बोल ही देगा, समझो चाहे ना समझो, है ना। लेकिन एक ऐसा है जैसे मान लो कि दीवार है, अब दीवार का कि एक सटौआ दीवार उठा दिए, घर उठा दिए, है ना। अब बीच में कोली है, तो कोली जो है उसका बंटवारा 2 ही आदमी के ना बीच में होगा जी, है हो ना। घर के बीच में कोली बनल है, तो कोली या तो उसको वो यूज करेगा या भी यूज करेंगे, कहा कि दोनों मिलके कोली छोड़े हैं, है ना। तो उसी तरीका से अगर इस पर सतह पर परमाणु है तो दूसरा सतह कैसे रह गया, तो ये परमाणु अंदर वाला इसका 2 भाग में न बटा। खाली यस्यर यस्यर मत करो, समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो यह जो परमाणु है यह 2 भागों में बट गया, सतह वाला। एक एकदम अंत केंद्र अंदर वाला है, तो अंदर वाला तो अंदर है, ये है अंदर वाला परमाणु अंदर है ना, तो अगर बंटवारा होता है। अब मैंने बाहर में अगर सेव है तो काट के बांट सकल है, आ सब निगल गेल हूँ चिवा के एकदम अंदर, छोटी आंत बड़ी आंत में जाके अब पच्चे के कगार पर है, तब बताए वो निकलते हो? बोलिए, नहीं निकलेगा। तो इस तरीका से जो शीर्ष पर का परमाणु है यहाँ पर का, ठीक है ना, वो परमाणु 8 भाग में बटेगा। जो सतह पर का परमाणु है वो 2 भागों में बटेगा, और जो अंतः केंद्र पर का परमाणु है वो पूरा अंदर रह जाएगा, है ना। तो आद्य एकक कोष्ठिका, जो आद्य एकक कोष्ठिका है, आद्य एकक कोष्ठिका में जो परमाणु होगा, ठीक ना, वो बताइए यहाँ पर कि 8 गो एक परमाणु है। एक परमाणु, ध्यान दीजिए, एक परमाणु का 1/8 भाग न अंदर है। चलिए अब ऐसे ऐसे कितना है? 8। तो 8 हो गया, तो के परमाणु, यानी आद्य एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 1 गो ना। अब रहा FC में, तो देखिए 8 शीर्षों पर तो है ये था, 6 सतहों पर भी न है, सतह वाला आधे न जी। तब बोले 1 गो या 3 गो, ये कितना? 4 गो हो जाएगा। बोलो जल्दी। तो FCC यूनिट सेल में कई गो परमाणु टोटल हुआ? 4 गो हुआ। अब रह गया BCC, तब BCC में का हुआ? 8 शीर्षों पर ना, बोलो, 1 गो पूरा के पूरा अंदर न जी। तो 8 शीर्षों पर 8 गुने 1/8 अजोर 1, तो 2 ना। तो टोटल के परमाणु, तो आद्य एकक कोष्ठिका में कुल के परमाणु? 1 परमाणु। FCC में के परमाणु? BCC में आद्य एकक कोष्ठिका में कुल के परमाणु? और FCC में, BCC में, याद रहेगा? पक्का? अब एकरे पर सवाल पूछ दिया आपसे, क्वेश्चन कि मान लेते हैं A और B 2 तत्व हैं, A और B 2 तत्व है, 2 तत्व हैं, तो ये तत्व का परमाणु सब शीर्ष पर है और इसका परमाणु सब सतह पर है। समझ रहे हो? A का परमाणु कहाँ है और B का परमाणु सतह पर। तो उस यौगिक का सूत्र बताए, उस यौगिक का। तो बताइए, तत्व A का परमाणु शीर्ष पर है, तो एकर परमाणु की संख्या कुल कितनी हो गई? 1, है ना। अब B का परमाणु कहाँ है?
सतह पर। ई के गो परमाणु, के गो? हाँ 3 गो। अरे यार ये दोनों मिला के न 4 गो हुआ। 8 शीर्षों पर और सतह पर। अभी मैंने बोला कि फिर कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस तो लगा ही नहीं रहा है, खाली रट्टे के फेर में है। तो रट्टे में तो 4 बोलबे करेगा, और जो समझ गई वो 3 बोल रही है, स्वाभाविक है। रट्टे के फेर में 4 बोलेगा। यहां बताया जा रहा है कि 4 कहां से आया? तो 4 आया शीर्षों और सतहों दोनों जोड़े तब। यहां क्या कह रहा है कि ए का परमाणु शीर्ष पर और बी का परमाणु सतह पर, ऐसे कह रहा है। तो जब ए का परमाणु शीर्ष पर तो ए की संख्या 1 ना, अब बी का कहाँ है? सतह पर, तो 3 ना। तो सूत्र क्या हो जाएगा? ए बी 3। अब ए न दे के 100y दे देगा तक अलगे हो जाएगा? नहीं, न होगा। अब एकरे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई एक्स है, एकर परमाणु 8 शीर्ष पर है और ई वाई के परमाणु अंतः केंद्र पर है। कहाँ है? तो बताइए इस यौगिक का सूत्र बताइए, है ना? तो शीर्ष वाला होगा एगो और अंतः केंद्र वाला भी एगो ना। तो सूत्र हो जाएगा एक्स और वाई। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, बोलो बोलो। चलिए अब एकरे में रहेगा कि अगर ए का परमाणु सब शीर्ष पर है, 8 शीर्ष पर है, ठीक है जी, और जो बी है वो बी का परमाणु 4 सतह पर है, 6 सतह पर नहीं है, 4 सतह पर है, ठीक है। तब यौगिक का सूत्र बताना है। तो ए का परमाणु 8 शीर्ष पर है तो के गो? आई 4 गो पर है तो एक सतह पर 1/2 ना हो भाई, तो कितना हो गए? 2। तो ए का परमाणु हो गया 1 गो और बी का परमाणु 2 गो, यानी हो गया ए बी 2। ये सूत्र हो गया, ठीक है। तो ऐसे में भी अगर 1 नंबरीवा सवाल आता है या 2 नंबर लघु उत्तरीय में कि तत्व ए का परमाणु यहाँ है, तत्व बी का परमाणु वहां है, तो उस यौगिक का सूत्र बताएं। तो बता देंगे? पक्का? चलिए, ये तो आसान है। अब रह गई बात भैया यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग का आगे। अब आगे हो जाता है हम लोग को कि त्रिज्या, ठीक है, कि परमाणु की त्रिज्या और घन की त्रिज्या, ठीक ना। जैसे अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया हम लोग को घन की भुजा, ठीक है। और जो परमाणु है उसकी त्रिज्या। अभी दोनों में संबंध, दोनों में संबंध, समझ रहे हो बात? घन की भुजा की लंबाई, इसको पूछेगा कोण की लंबाई, कोण की लंबाई हुई। क्लियर? समझ रहे हो? और जो परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी है? r। संबंध देखिए, सब समझ जाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो। फिर देखिए भाई, आध एकक कोष्ठिका। अब आध एकक कोष्ठिका में देखो, आध एकक कोष्ठिका, आध एकक कोष्ठिका में देखना हम लोग को है। क्लियर? अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग मनिंदर, कि अभी पढ़े हैं कि आध एकक कोष्ठिका में परमाणु कहाँ होते हैं? तो 8 शीर्षों पर। तो हम एक सतह को सिर्फ ले लेते हैं, एक सतह को। तो एक परमाणु होगा यहाँ शीर्ष पर और एक परमाणु होगा दूसरा शीर्ष पर, ठीक है ना? बोलो बोलो। अब देखो, एकर त्रिज्या है r, एकर त्रिज्या है r, बोलो। और यहां से यहां तक ये हो गई हमारी भुजा की लंबाई। क्या हो गई? भुजा की
लंबाई। क्लियर? तो बताइए आर अब प्लस आर ये मिल के भुजा की लंबाई हुआ ना। तब बताइए 2r बराबर a हो गया, यानी r बराबर a बटा 2। r बराबर a बटा 2, यानी परमाणु की त्रिज्या घन के भुजा की लंबाई की आधी होती है। होती है? तो आद्य का कोष्टिका में r बराबर कितना? a बटे 2। कुछ नहीं करना है, शुरू से अगर आद्य का कोष्टिका से आपने देखना शुरू किया, समझना, तो आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि भाई शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर हमने एक शीर्ष पर ये लिया और दूसरा शीर्ष पर ये लिया, और दोनों अगर ठेक गया, टच कर गया, तो इसका आर मिल करके कोण की लंबाई के बराबर, यानी आर बराबर a बटा 2 है ना। चलिए इसको रट भी सकते हैं और समझ गए तो समझ सकते हैं। क्या जी बोलो? इतने आवाज है? नहीं, मैं मेहराइल है। FCC यूनिट से जब तक पढ़ने के लिए जोश नहीं रहेगा तब तक कुछ पढ़ाई नहीं होगी, ये तुम समझ लो। समझ गया ना? बात समझ रहे हो? चलो देखो भैया, तो FCC में परमाणु कहाँ कहाँ होता है पहले बताओ। तो हमने क्या देखा भाई कि हमने देखा कि परमाणु शीर्ष पर, 8 शीर्ष पर, तो हमने एक सतह ले लिए, तो ये भी शीर्ष है, एक और पर होगा, और एक होता है केंद्र पर, सतह के केंद्र पर होता है ना। बड़ा करके दिखाए ना, समझा? है? अरे बोलो ना हाँ या ना जी, समझ गए ना? तो कंठ से आवाज निकालो, कंठ से आवाज निकालो, जोर से आवाज निकालो, और रंजीत नियर नीचे मुड़ी करके मत हंसो, बोलो, है कि नहीं? कहा रंजीत? चले देखो यहाँ समझना है। अगर यहाँ पर ये सब नॉर्मल चीज समझने में अगर दिक्कत है तो अपना दिमाग को भैया जा करके 2-4 को ईंटा पर पटको। झूठ नहीं बोल रहे हैं। दुनिया में कामयाब वही होता है जो सबसे पहले अपने आप को संभालता है, अपने आप को मजबूत बनाता है, अपने आप को पनिश करता है, दंड देता है जा करके कि मैंने तुम अपने आप से सवाल करो आईना के सामने खड़ा होके कि साला हम इतना नाकाबिल आदमी है कि हमको एगो फॉर्मूला तक याद न होता है, इतना हम नकारा स्टूडेंट हैं कि हमको 2 फॉर्मूला अगर समझाया जाता है तब न समझते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछा करो, ठीक है? सबसे अपने आप से सवाल कीजिए। ये दुनिया में जानते हो बिगड़ जाना बड़ा आसान काम है, बिगड़ जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, संभल जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? बिगड़ जाना कौन बड़का बात है, तो बिगड़ गए, तुम बिगड़ गए। संभल जाना, अपने कदम रोक लेना, अपने परिवार की मर्यादा को बचा के चलना बहुत 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 मुश्किल काम होता है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अब तुमको जो अच्छा लग रहा है तू कर रहा है, तो कल हो के तुम्हारे बाप माँ को जो अच्छा लगेगा वो अपना काम करेगा तो तुमको बुरा क्यों लग जाता है? फिर तुमको बुरा क्यों लग जाता है? हैं? आज अगर तुम्हारा बाप में पढ़ाई छोड़ा दे तो तुमको फिर बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि तुम तो अपने अच्छा वाला काम कर रहे थे, तो माई बाप को अच्छा लगेगा वो काम करेगा, करेगा ना जी, कि नहीं करेगा? तो फिर तुमको फिर बुरा क्यों लग जाता है कि छोड़ा दिए पढ़ाई, से कर दिया वैसे कर दिया? संभल जाना अच्छी बात है, बिगड़ जाना तो बड़ा आसान होता है। चाहे तो 1 मिनट में बिगड़ जाए, चुटकी में बिगड़ जाए, है कि ना? बिगड़ने में कोई टाइम लगेगा आरती कुमारी? तुरंत बिगड़ जाएगा आदमी। लेकिन अपने आप को संभाल के रख लेना ये बहुत मुश्किल काम होता है। पैसा खर्च करने में कौन बड़का बात है? पॉकेट में 2000 रुपया है तो खर्च करने में टाइम लगेगा, बचा के रखना मुश्किल काम है कि नहीं? तुम अगर तमाम लोभ को छोड़ दोगे
तब वही पैसा बचेगा। अब तुम्हारे भाई आया गली में सूट बेचने के लिए, तुम्हारे पास पैसा है, मन दम लपलपा रहा है, मन लपलपा रहा है, खरीद ले खरीद ले खरीद ले, है ना प्रीति? कि भलुआ में जाए सर कहियो, है ना? लेकिन तैयो मन रहा नानी दिल के पैसा बा, तब मन लपलपाए लगल कि एगो ले बाजार में गई तो देखली अरे यार शोकेस में बढ़िया सैंडल लगल है, ले लेते हैं, इधर गया जीन्स ले लेते हैं, टी शर्ट ले लेते हैं, है ना? तो मन को नियंत्रण में रखना मुश्किल काम है। तो ये चीजों को जो समझ गया वही कामयाब है, और जो न समझा वो तो डूबेगा ही डूबेगा, और ले दे करके अपने चाहने वाले, अपने अगल बगल, अपने परिवार के मान सम्मान मर्यादा को लेके भी डूब जाता है। और तुम एक गलत कदम उठाता है तो तुम याद रखो कि कम से कम दर्जनों आदमी का भरोसा तोड़ते हो तुम, और तुमको लगता है कि तुम जो करेगा वो पता नहीं चलेगा। ऐसा है, कोई कुछ करे अगर सबको ही कंफ्यूजन होता है कि हम कर ही हो न तो अल्लाह मियां न जानता है, ऐसा कंफ्यूजन में मत रहो। ये दुनिया है और समाज है, यहाँ करने वाली आंखें 2 है और देखने वाली आंखें 1000 है, ठीक है ना? इसीलिए ये दिमाग से हटा दो कि तुम्हारे कुकर्मों को कोई नहीं देख रहा है, ठीक है? सही समय आने पर तुमको जरूर टोक देगा, जरूर बता देगा। खैर यहाँ देखिए, तो यहाँ पर दिमाग लगाइए और आईना के सामने बैठ के खड़ा होकर के सोचिए कि भाई छोटे छोटे सवाल भी हमसे नहीं बनेगा तो फिर हमारी योग्यता कितनी है, हम कितने काबिल हैं? खाली दांत नहीं फोड़ेला काबिल हैं, खाली ही हंस देली ना, ही हंस दे कि रिंकिया के पापा ना, चलिए इसमें रिंकिया कौन है? कोई नहीं। खैर चलिए, तो ये हो जाएगा एफसीसी में, तो एफसीसी में ये वाला कितना हो जाएगा? आर, ये वाला कितना? पूरा 2R, ये वाला फिर कितना? आर। भुजा की लंबाई कितना? ए। तब बताइए कि यह सतह का विकर्ण हो गया जी, बोलिए। तब बताइए भैया, आर जोड़ 2R जोड़ फिर आर, ये वाला हो गया सतह का विकर्ण, ये विकर्ण के बराबर ना? चलिए, तो ये हो गया 4R बराबर √2a, R बराबर √2a बटा 4, तो R बराबर a बटा 2√2। ये ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए भी है, और आगे पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का किसके लिए? एफसीसी यूनिट सेल के लिए आर और ए में संबंध, ठीक है ना? थोड़ा सा अब है बीसीसी, बस दिमाग लगाना है, तुरंत एकदम बन जाएगा। अब समझिए, ये हुआ हमारा घन। अब एकरा में बताइए कि परमाणु कहाँ कहाँ, सतह कोना पर तो रहबे करेगा, एगो दम अंदर रहेगा, और फिर एगो रहेगा शीर्ष पर, रहेगा कि ना? बोलिए। अब ये वाला जो आएगा चला, ये अब सतह का विकर्ण नहीं है, अब यह घन का विकर्ण है, ये घन का विकर्ण। अभी क्या एफसीसी में लिए नाम है, हाँ, सतह, तो सतह के विकर्ण, लेकिन अब घन का विकर्ण हो गया, तो हमें क्या लेके चलना है? घन का विकर्ण। तब फिर बतवा तो आर, 2R, R प्लस 2R प्लस R बराबर अब घन के विकर्ण, तो 4R बराबर √3a, R बराबर √3a बटे 4, ठीक है? तो ये आ गया हम लोग को बीसीसी यूनिट से। अब अगर इसको रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, तो आध एक कोष्ठिका में R बराबर a बटे 2, एफसीसी में R बराबर a बटा
√2 और अगर 20 सीसी में तो √3a/4। बोलिए क्लियर? कोई दिक्कत? हो गया? पक्का? पक्का? अब एकरे पर आएगा संकुलन दक्षता, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के मतलब क्या हुआ? हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। थोड़ा देरी में हम करते हैं। अल्लाह, रुक, निकलिएगा तो कैसे काम चलेगा? रुकिए, 10 मिनट में करते हैं। ठीक। चलिए जी, देखिए आगे। हाँ, संकुलन दक्षता। मान ले कि ये देखो, यहाँ ये घन है कि ना हो? अब ये घन है बउआ। अब परमाणु तो होता है गोल गोल। मम्मी के रोटी गोल गोल, पापा के पैसा गोल गोल, दादी के चश्मा गोल गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, है ना, पूरी धरती गोल मटोल, हम भी गोल तुम भी गोल ना। तो अब गोल गोल है। अब बताइए कि जब ये गोल 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 है तो ये पूरा जगह छेक पाएगा? बोलिए। तो गोल रहेगा यहाँ पर, तो कहीं न कहीं भैया ये खाली जगह तो रह ही जाएगा। रह जाएगा कि नहीं? तो खाली जगह रह जाएगा, यानी पूरा घन जो यूनिट सेल है वो परमाणुओं द्वारा छेका नहीं जाएगा। कुछ न कुछ खाली जगह रह जाएगा, बच जाएगा। ठीक है? तो कहा गया, हेलो, अच्छा कीजिए। चलिए, तो पूरा परमाणु घन के पूरे भाग को कवर नहीं कर पाएगा, कुछ न कुछ जगह बच जाएगा। तो अब जितना भाग को छेक पाता है, जितना भाग को कवर कर पाता है, वही उसका संकुलन दक्षता है। वही संकुलन दक्षता हुआ। यानी कि परमाणुओं का कुल आयतन, तब परमाणु कुछ होता है गोला ना, तब परमाणुओं का कुल आयतन, तो एक परमाणु का आयतन हुआ। अभी पढ़े थे कि आद्य में एक परमाणु टोटल, एफसीसी में 4 परमाणु, तो परमाणु की संख्या सब में अलग अलग न हो जाएगा। अब बटे घन का आयतन, ठीक है? तो ये परमाणुओं का आयतन अब बटे घन का आयतन, यही जो अनुपात आता है उसी को हम संकुलन दक्षता कहते हैं। और अगर परिभाषा लिखना होगा तो किसी यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा छेके गए कुल आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक है? परमाणुओं द्वारा छेके गए कुल आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं। अब अगर संकुलन दक्षता निकालना रहेगा तब परमाणुओं का आयतन बटे घन का आयतन, घन का आयतन, परमाणुओं का आयतन और घन का आयतन निकाल देंगे। ठीक है? देखो, इस बात से तो इतना तो साबित होता है कि तुमने एक अक्षर भी पढ़ाई करके और नहीं रखा है। ये तो इसे क्लियर होता है, एकदम क्लियर कटी बात है। आई झूठ मूठ के यहाँ पर कॉपी निकाल के पन्ना पलटते हो। अगर यही करना है तो घरे से जो तुमको पता है ना जी कि सॉलिड स्टेट पढ़ाई हो रही है, क्लियर है, तो इतना ही अगर समझदारी है तो आप घरे से उसको देख के आइए, घरे से पढ़ के आइए, ताकि यहाँ चीजों को समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पर पन्ना पलट के तू देख रहा है,
जब यहाँ बताया जा रहा है तो पन्ना पलट रहा है, तो ये तो सही बात नहीं है, न इधर के न उधर के। जब यही काम करना है तो चैप्टर को आप घर से देख के आइए, और घर से देख के आके आराम से इसको स्टडी कीजिए। डिस्कशन में मजा आएगा, आपको भी कुछ याद रहेगा, कुछ तुम भी सुनाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया संकुलन दक्षता। अब इसी आधार पर निकालेंगे आध एकक कोष्ठिका। आध एकक कोष्ठिका का संकुलन दक्षता जो होगा वो 0.5221 यानी लगभग 52%, यानी 52% भाग परमाणुओं से घिरा रहता है। अब ऐसे पूछेगा तो ठीक है, पूछा कितना खाली रहता है, तो खाली कितना हुआ 48%। जब 52% घिरा हुआ है तो खाली कितना हुआ 48%। तो इसमें हम 48 बोल देंगे तब तो 48 बोलेगा, तो अभी क्या बोले भाई, इसका कॉमन सेंस का समस्या है कि ना, बोलेंगे वो पहले बोलिए। अब है BFCC है ना, तो FCC में 0.74 यानी लगभग कितना 74%, परसेंटेज में 74, याद रहेगा। तो बताए खाली कितना रहा 26%। और BCC है तो 0.68 यानी 68%, यानी BCC का कितना प्रतिशत परमाणु द्वारा घिरा है, और खाली कितना है 32% खाली है, ठीक है। तो बताइए आध एकक कोष्ठिका में परमाणु कहाँ कहाँ रहता है, 8 शीर्षों पर ही ना। FCC में कहाँ कहाँ रहता है, चलिए। अब BCC में, वेरी गुड। आध एकक कोष्ठिका में कुल के परमाणु, एक परमाणु। FCC में, अब BCC में 2 परमाणु ना, पक्का। चलिए वेरी गुड है। अब बताइए आध एकक कोष्ठिका में परमाणु की त्रिज्या कितनी, R बराबर A/2, और FCC में A/2√, अब BCC में √3A/4। और बताइए यहाँ पर कि आध एकक कोष्ठिका का संकुलन दक्षता कितना, 52%, 52%। अब कितना, और FCC में 74% ना, चलिए। और BCC में 68%। इतना याद हो गया ना, चलिए। तो इतना याद रख लेना है। अगर